मूवी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के ओक्सू रेलवे स्टेशन से, जहां एक आदमी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक लेडी आती है जो बहुत अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जैसे उसने बहुत ज़्यादा पी रखी हो। वो आदमी उस लेडी की हरकतों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगता है। तभी वो लेडी अपना सर दीवार पर पटकने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। वो आदमी उस लेडी को देखने जाता है। तभी अचानक प्लेटफॉर्म का सेफ्टी गेट खुल जाता है, जो कि अजीब बात थी क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आई थी। उस आदमी को पटरी के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो नीचे बैठकर उन आवाजों को सुनने लगता है, उसी समय सेफ्टी गेट बंद हो जाता है, जिससे उस आदमी की बहुत भयानक तरीके से मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज चैनल के ऑफिस में, जहां एक नायंग नाम की रिपोर्टर ने एक फेमस मॉडल का इंटरव्यू लेकर उसकी कुछ फोटोज बिना उसकी परमिशन के पब्लिश कर दी थी, जिस कारण वो मॉडल न्यूज चैनल पर केस कर देती है। नायंग उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने परमिशन ली थी, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर नायंग की बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर उससे कहती है कि अब तुम्हें ही केस के सेटलमेंट के पैसे देने होंगे। नायंग कहती है कि मैं पैसे क्यों दूं? मैंने तो सीनियर के अप्रूवल के बाद ही उस स्टोरी को पब्लिश किया था। इस पर उसकी बॉस कहती है कि तुमने बिना परमिशन लिए गलत रिपोर्ट छापी थी, जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई है, और इस प्रॉब्लम की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नायंग की बॉस उसे बहुत भला बुरा सुनाती है और कहती है अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला ये कि तुम जाकर उस मॉडल से माफ़ी मांगो, या तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करो जिसकी सक्सेस से कंपनी को बहुत सारा फायदा हो। ऑफिस खत्म होने के बाद नायंग ओक्सू स्टेशन जाकर अपने दो दोस्त सियोनजुन और वूवॉन से मिलती है। वो दोनों ओक्सू स्टेशन पर ही काम करते हैं। नायंग उन दोनों को डांटने लगती है क्योंकि उन दोनों ने ही नायंग को उस मॉडल के बारे में बताया था। नायंग उन दोनों को चैनल पर हुए केस के बारे में बताती है और उनसे उस मॉडल का नंबर मांगती है ताकि वो उसे समझा पाए, पर उन दोनों के पास उस मॉडल का नंबर नहीं होता, तो नायंग फिर से उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। फिर शांत होकर उनसे कहती है कि अगर वो मॉडल दोबारा तुम्हें मिले तो तुरंत मुझे कॉल करना। उन दोनों की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो फिर से नायंग से मिलते हैं। वो नायंग से कहते हैं कि हम दोनों तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे, और अगर तुम चाहो तो हम ओक्सू स्टेशन के हॉन्टेड होने पर आर्टिकल लिखने के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में हर कोई जानता है, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। फिर सियोंगजुन नायंग को कुछ दिन पहले वूवॉन के साथ हुआ एक इंसिडेंट सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक रात वूवॉन स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर कर रहा था। तब उसने देखा कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर आया और थोड़ी देर बाद पटरी पर कूद गया, और तभी वहां पर लगा कैमरा भी बंद हो गया। थोड़ी ही देर में उस पटरी पर एक ट्रेन आने वाली थी, इसीलिए वूवॉन भागकर उस आदमी को बचाने के लिए गया और उसे ट्रैक से हटने के लिए कहने लगा, पर उस आदमी का वूवॉन की बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो लगातार ट्रैक पर एक अंधेरी जगह को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पोजेस्ड हो गया हो। जब वूवॉन ने उस अंधेरी जगह पर देखा तो उसे कुछ पलों के लिए वहां एक बच्चा दिखा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी ट्रैक से नहीं हटा और उसकी ट्रेन से कुचले जाने के कारण मौत हो गई। नायंग कहती है कि वो बिना किसी एविडेंस के बच्चे वाली बात को नहीं लिख सकती, क्योंकि सिर्फ वूवॉन ने ही बच्चे को देखा है। उसे ये सब लिखने के लिए कुछ पक्का प्रूफ चाहिए होगा। इस पर वूवॉन कहता है कि एक्सीडेंट के बाद एक शमन स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन करने आया था। उसने भी पटरी के पास एक बच्चे को देखा था, इसीलिए उस शमन से तुम्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर नायंग शमन से मिलने जाती है और उसे स्टेशन पर हुए हादसे और बच्चे के बारे में पूछती है। तो वो शमन उसे बताता है कि जब मैं उस रात एक्सीडेंट वाली बॉडी लेने स्टेशन गया था, तब मुझे वहाँ ट्रैक के पास एक बच्ची दिखी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे 1121 नंबर दिखाया और अगले ही पल वहाँ से गायब हो गई। इससे मुझे समझ आया कि ओक्सू स्टेशन पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की आत्मा रहती है। इसके बाद नायंग वूवॉन को कॉल करके एक्सीडेंट वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगती है और कहती है कि बिना फोटोज के कोई भी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करेगा। फिर वो स्टेशन ऑफिसर से मिलकर उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर स्टेशन ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हमें वूवॉन दिखाया जाता है। वो अभी भी उस आदमी के एक्सीडेंट से ट्रॉमेटाइज्ड होता है। उसे बार बार एक्सीडेंट वाली रात के फ्लैशबैक्स आते हैं। वूवॉन स्टेशन के वॉशरूम में अपना फेस धो रहा होता है। तब सियोंजुन उसे मजाक करके डरा देता है, तो वो सियोंजुन से नाराज होकर वहां से चला जाता है। वूवॉन के वहां से जाने के बाद सियोंजुन को वॉशरूम के मिरर में 1013 नंबर दिखाई देता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है।
वहीं दूसरी ओर वुवॉन नायंग के कहने पर ऑफिस के कंप्यूटर से एक्सीडेंट वाली रात की सीसीटीवी फुटेज को चुपके से पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है। फिर वो उस पेनड्राइव को लेकर नायंग के पास जा ही रहा होता है, तभी वो स्टेशन पर उसी ट्रेन के ड्राइवर से टकराता है जिससे उस रात एक्सीडेंट हुआ था। उस ड्राइवर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, वो बार बार एक नंबर बोल रहा होता है, पर वुवॉन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नायंग को पेनड्राइव देने चला जाता है। नायंग के पास पहुंचकर वो उसे पेनड्राइव देता है और उस ड्राइवर के अजीब बिहेवियर के बारे में बताता है, जिससे नायंग को लगता है कि स्टेशन की आत्माओं ने ड्राइवर को भी पजेस्ट कर लिया है। इसीलिए नायंग उस ड्राइवर से मिलने स्टेशन जाती है, जहां उसे वो ड्राइवर एक बेंच पर बैठा दिखता है। उसके साथ एक लेडी भी बैठी होती है जो नायंग के आते ही वहां से चली जाती है। नायंग उस ड्राइवर का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर वो ड्राइवर उसकी किसी बातों का जवाब नहीं देता। वो लगातार सामने लगे मिरर को देख रहा होता है। नायंग उस मिरर में देखती है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता, पर ड्राइवर को अपने पीछे एक बच्चे की आत्मा दिख रही होती है जिसने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती है, जिस कारण उसके गले पर नाखूनों के निशान बन जाते हैं। इसके बाद हमें उस रात वाले एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्चे की आत्मा ने ड्राइवर को भी एक नंबर दिया था। फिर वो ड्राइवर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है तो नायंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। नायंग देखती है कि वो ड्राइवर एक अंधेरे कोने को घूरते हुए बार बार एक नंबर 0319 बोल रहा होता है। नायंग कुछ समझ नहीं पाती और वो उस ड्राइवर के पास जाती है। तभी वो ड्राइवर अचानक पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका है। नायंग डर के वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम नायंग को एक मेट्रो ट्रेन में देखते हैं। यहाँ सब लोग उसका लिखा आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है। ट्रेन से उतरते समय एक बच्चे की आत्मा नायंग का पैर पकड़ लेती है और वो डर के जाग जाती है। इसका मतलब वो सपना देख रही थी। दरअसल अभी वो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ सब लोग उसके लिखे आर्टिकल की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका ओक्सो स्टेशन के बारे में लिखा आर्टिकल वायरल हो गया था। तभी वहाँ खड़ूस बॉस सबका मूड खराब करने आती है। वो सबको बताती है कि नायंग जिस ट्रेन ड्राइवर का इंटरव्यू लेकर आई थी, उसने नायंग को इंटरव्यू देने से 1 घंटे पहले ही सुसाइड कर लिया था। बॉस नायंग से पूछती है कि फिर तुमने किसका इंटरव्यू लिया था। अब नायंग स्टेशन जाकर सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि वो अकेले ही बात कर रही थी। वो ड्राइवर सीसीटीवी में कहीं भी नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही सुसाइड कर लिया था। नायंग समझ जाती है कि वो ड्राइवर की आत्मा से मिली थी और वहीं उसे अपनी लाश के पास बेसमेंट में लेकर गई थी। इसके बाद नायंग अपने बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस नायंग पर चिल्लाने लगती है और उसे अपना रिजाइन लेटर लिखने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नायंग ने फिर से गलत रिपोर्ट छापी है। तभी नायंग का एक कोलीग आकर बॉस को बोलता है कि उस रात ट्रेन एक्सीडेंट में मरे आदमी की बहन नायंग से मिलना चाहती है। इस पर बॉस नायंग से कहती है कि तुम लकी हो जो न्यूज़ खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। फिर नायंग उस आदमी की बहन से मिलने उसके घर जाती है, जहां उस आदमी की बहन को देखकर नायंग को याद आता है कि ये वही लेडी है जिसे उसने उस रात ट्रेन ड्राइवर के साथ स्टेशन पर बैठे देखा था। उस लेडी का नाम तेही होता है। तेही नायंग को बताती है कि जिस दिन ओक्सो स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी दिन उस स्टेशन के एलिवेटर से फिसलकर उसके पापा की मौत हो गई थी और उस वक्त वो और उसका भाई स्टेशन पर ही मौजूद थे। लेकिन वो दोनों कितनी भी कोशिश करें, उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। तेही नायंग को बताती है कि उसने उस इंसिडेंट को याद करने के लिए हिप्नोथेरेपी भी कराई थी, पर थेरेपी कराते समय हर बार उसे सिर्फ एक कुआं दिखाई देता। दरअसल ओक्सो स्टेशन के बनने से पहले वहां एक कुआं हुआ करता था, और जब उसने ये बात अपने भाई को बताई तो वो उस कुएं को ढूंढने स्टेशन चला गया, जहां ट्रेन से कुचलकर उसकी मौत हो गई। इसलिए उसे लग रहा था कि इन सब हादसों से उस कुएं का कोई कनेक्शन जरूर है। नायंग तेही से कहती है कि वो सारी सच्चाई ढूंढ निकालेगी। इसके बाद नायंग इंटरनेट पर ओक्सो स्टेशन के पास्ट के बारे में सर्च करने लगती है, तो उसे उस कुएं की फोटो मिल जाती है। उस फोटो में उस कुएं के पीछे ओक्सो ऑर्फनेज होता है। नायंग उस फोटो को तेही को भेज देती है और उसे कॉल करके ऑर्फनेज के बारे में पूछती है, तो तेही उसे कहती है कि ये वही कुआं है जो उसे हिप्नोथेरेपी के समय दिखता था, पर वो ऑर्फनेज के बारे में कुछ नहीं जानती। शाम को नायंग वुवॉन के साथ शमन से मिलने मॉर्ग में जाती है, क्योंकि उसे ट्रेन ड्राइवर की मौत के बारे में जानना था। ड्राइवर की लाश की फोटो लेते समय नायंग को लगता है कि वो लाश उसे देख रही है। ये देखकर वो डर जाती है। उस लाश के चेहरे पर नाखूनों से नोचने के निशान बने होते हैं।
शमन उन दोनों को बताता है कि जब से वो स्टेशन बना है तभी से वहाँ लोगों की मौत होना शुरू हुई है और वहाँ मरने वाले लगभग सभी लोगों की बॉडी पर ऐसे ही निशान बने होते हैं। फिर पुरानी मौतों के रिकॉर्ड चेक करते समय वुवॉन को शमन के हाथों पर भी वैसे ही नाखूनों के निशान दिखते हैं, पर वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता। वुवॉन को शमन के पीछे एक बच्चे की आत्मा दिखती है जो अचानक ही गायब हो जाती है। तभी शमन उनसे कहता है कि ये निशान बच्चों की आत्माओं के नोचने के कारण हुआ है। फिर वो उन दोनों को बताता है कि स्टेशन की बच्चों की आत्माएं जब भी किसी को मारने के लिए चुनती है तब वो उन्हें एक नंबर देते हैं और उनकी बॉडी पर नाखूनों से नोच कर निशान बना देते हैं। अगले सीन में हमें तेही दिखाई जाती है। उसे उसके घर में एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे नामों के आगे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। उस डायरी में एक फोटो भी होता है जो ओक्सू ऑर्फनेज के बाहर लिया गया था। उस फोटो में एक आदमी दो बच्चों के साथ होता है। उस फोटो को देखकर तेही डर जाती है। तेही को देखकर ये पता चलता है कि उसका उस ऑर्फनेज से कोई रिलेशन जरूर है। अगले दिन नायंग नाखूनों के निशान और उस कर्ज के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करती है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। ऑफिस में सभी लोग नायंग के काम से बहुत खुश होते हैं। नायंग इंटरनेट पर देखती है कि उसके लिखे आर्टिकल के कारण बहुत से लोग ओक्सू स्टेशन जाकर उनकी बॉडी पर आए निशानों की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। नायंग को लगता है कि उसने अनजाने में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है, पर उसका कोलीग उसे बताता है कि ये सब फेक है। लोग सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए फेक फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, जो कि आजकल के सोशल मीडिया की हकीकत भी है। लोग किसी भी तरीके से फेमस होकर अपनी फोटोज और वीडियोस को वायरल करना चाहते हैं। नायंग की बॉस उससे कहती है कि अगर वो ऐसी ही हिट स्टोरीज लाती रहे तो कंपनी उसके केस के सेटलमेंट के पैसे दे देगी। अगले सीन में हमें सियोंगजुन और वुवॉन दिखाए जाते हैं, जहां सियोंगजुन के हाथों पर नाखूनों के निशान देखकर वुवॉन उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि वो भी सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड को फॉलो करके फेमस होना चाहता है, पर हकीकत तो ये थी कि सियोंगजुन के निशान फेक नहीं थे। स्टेशन पर उन दोनों को वो मॉडल दिखती है जिसने नायंग के चैनल पर केस किया था। सियोंगजुन उस मॉडल को पकड़कर नायंग को कॉल करने वाला होता है, पर वुवॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि अब कंपनी केस के पैसे देने वाली है, इसीलिए अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो मॉडल स्टेशन के वॉशरूम में चली जाती है। उस मॉडल के भी हाथ और गले पर नाखूनों के निशान होते हैं जिसे वो मेकअप से छुपा रही होती है। तभी अचानक लाइट्स चालू बंद होने लगती है और उसे एक बच्चे की आत्मा दिखती है। वो आत्मा उसे पकड़कर उसके चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगती है। तभी एक टॉयलेट कैबिनेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो आत्मा उसे उस टॉयलेट कैबिनेट में ले जाकर मार देती है। उस मॉडल की चीखें सुनकर सियोंगजुन वॉशरूम में आता है और जब वो टॉयलेट कैबिनेट में देखने के लिए नीचे झुकता है तो उसे भी बच्चे की आत्मा दिख जाती है। वो डर कर भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने दूसरे बच्चे की आत्मा आ जाती है और वो दोनों आत्माएं उसे मार देती है। अगले दिन नायंग सियोंगजुन के फ्यूनरल में जाती है, जहां उसे वुवॉन का कॉल आता है तो वो तुरंत ही उससे मिलने चली जाती है। वुवॉन अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी होता है। वो नायंग को बताता है कि स्टेशन की सीढ़ियों पर उसे भी एक बच्ची की आत्मा दिखी थी जिसका नंबर 0816 था। फिर वो नायंग को अपने हाथ पर आया नाखूनों का निशान भी दिखाता है। इसका मतलब वुवॉन को भी कर्ज लग चुका है और अब उसकी जान भी खतरे में है। वुवॉन को हिम्मत देने के लिए नायंग रात को उसी के घर पर रुक जाती है। रात को वुवॉन को सपना आता है जिसमें वो देखता है कि बहुत सारे बच्चों की आत्मा उस पर चढ़ रही है और अगले ही पल वो एक कुएं में पहुंच जाता है। वो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी सियोंगजुन की आत्मा उसका गला दबाने लगती है और वुवॉन डरकर जाग जाता है। वुवॉन की आवाज़ सुनकर नायंग उसे देखने अपने कमरे से बाहर आती है। तब वो नायंग को बताता है कि नाखूनों के निशान आने के बाद से ही उसे वो कुआं और वो सपना बार बार दिख रहा है। अगले ही दिन नायंग और वुवॉन कुएं के बारे में जानने के लिए तेही से मिलने उसके घर जाते हैं। तेही उन दोनों को बताती है कि उसे अपने भाई की चीजें देखते समय अपने पास की कुछ बातें याद आई। वो कहती है कि मेरे पापा उस ओक्सू अनाथ आश्रम को चलाते थे और जो नंबर बच्चों की आत्माओं के पास होते हैं वो उनके अनाथ आश्रम में भर्ती होने की डेट्स होती है। फिर नायंग उससे पूछती है कि क्या उसे सामान में उसके भाई का फोन मिला, तो तेही उस सामान में से फोन लाकर नायंग को देती है। नायंग उस फोन को चेक करने लगती है तो उसमें उसे तेही के भाई का वीडियो मिलता है जिसमें उसने कुएं तक पहुंचने का रास्ता बताया था। तेही के भाई को वहां पहुंचने पर कुछ हड्डियां भी मिली थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि वहीं पर सारे बच्चों को दफनाया गया होगा और अगर वो उस कुएं को ढूंढकर सारे बच्चों का अंतिम संस्कार कर देंगे तो उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी।
फिर नायंग और वूवॉन फौरन ही उस कुएं को ढूंढने निकल जाते हैं। टनल के अंदर जाते ही वूवॉन वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता है तो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होने लगता है जो लगातार उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। अचानक ही एक बच्चे की आत्मा वूवॉन के सामने आकर उसे डरा देती है और नायंग की जगह उसे एक बच्ची का भूत दिखता है। ये देखकर वो डर कर चिल्लाने लगता है, पर यह सब उसका वहम था। नायंग उसे शांत करती है। आगे जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। वो दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही वो उस कुएं में पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों बच्चों की हड्डियों को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उनका अंतिम संस्कार करके उनकी आत्माओं को शांत कर सके। तभी एक बच्ची का भूत मिट्टी में से निकलकर नायंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर एक एक करके सभी बच्चों की आत्माएं उस मिट्टी के ढेर से बाहर आती है और उन दोनों को घेर लेती है। वो आत्माएं बहुत जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। उनकी इस दर्द और तकलीफ को देखकर नायंग को बहुत बुरा लगता है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी सब लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। ये सुनकर वो आत्माएं गायब हो जाती है और उनके गायब होते ही नायंग और वूवॉन को उस मिट्टी के ढेर में उन बच्चों की हड्डियां दिखती है। फिर वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। ये सब करने के बाद भी वूवॉन के हाथ से निशान नहीं जाता। नायंग वूवॉन से कहती है कि अब सब ठीक हो गया है तो वो निशान भी कुछ दिनों में चला जाएगा। फिर नायंग तेही को कॉल करके ये सारी बातें बताती है। तेही उन दोनों को थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसके भाई के अधूरे काम को पूरा किया। अगले सीन में हम नायंग की बॉस को देखते हैं जो नायंग पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने अपने रिसेंट आर्टिकल में बच्चों की मौत और ऑक्सो स्टेशन की अथॉरिटी को उसे छुपाने के बारे में लिखा था। बॉस उस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो और कोई गलत रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देगी। फिर बॉस उसे नौकरी से निकाल देती है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी नायंग ने वो आर्टिकल लिखा था। इसके बाद हम वूवॉन को स्टेशन के वॉशरूम में देखते हैं जहां एक बच्ची का भूत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर कर भागने लगता है और शमन से टकरा जाता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि शमन के हाथ से निशान गायब हो चुका है, पर उसके हाथ का निशान अभी भी वैसा ही होता है। इसका मतलब अभी भी उसका कर्ज नहीं गया। वूवॉन शमन का पीछा करते करते शमन के घर पहुंच जाता है और शमन के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है नायंग के घर पर जहां तेही उसे मिलने आती है और उसे अपने हाथ पर नाखूनों का निशान दिखाती है, जिसे देखकर नायंग चौंक जाती है। तेही नायंग से कहती है कि शमन ने अपना कर्ज मुझे ट्रांसफर कर दिया और ये शमन ने कैसे किया ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद तेही बताती है कि उसे सब याद आ गया है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि तेही जिस आदमी को अपना पापा समझ रही थी वो आदमी उस ओक्सू अनाथ आश्रम को चलाता था और सारे बच्चे उस आदमी को पापा कहते थे। वो बच्चों को उस कुएं में रखता और उन्हें उस नंबर से बुलाता जो उनके अनाथ आश्रम में आने की डेट्स थी। वो हर दूसरे दिन आकर कुछ बच्चों को कुएं से बाहर ले जाता। एक दिन ऐसे ही वो आदमी तेही और उसके भाई को कुएं से बाहर निकाल रहा था। तब तेही की सहेली ने तेही से कहा कि अगली बार वो पापा को उसका नाम लेने के लिए मना ले क्योंकि वो वहां तेही के बिना अकेली हो जाएगी। तेही उससे वादा करती है कि वो उसे बाहर जरूर निकालेगी। अब प्रेजेंट में तेही नायंग को एक डायरी देती है जिसमें डेट्स और उसके आगे अमाउंट्स लिखे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि अनाथ आश्रम में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम होता था जिसकी डिटेल्स उस डायरी में लिखी थी। फिर तेही कहती है कि उस दिन उसकी और उसके भाई की बारी थी, पर उस आदमी को पता चल गया था कि उसके इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग की खबर पुलिस को लग गई थी। इसीलिए उसने उन बच्चों के साथ पूरे कुएं को मिट्टी से बंद कर दिया ताकि पुलिस को कोई एविडेंस ना मिले। तेही और उसके भाई ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, पर वो दोनों ना जाने कैसे ये सब भूल गए थे। तेही कहती है कि बच्चों को लगता था कि कुएं के बाहर उनकी आज़ादी है, इसीलिए आखिरी वक्त तक वो अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो कहती है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, मैं उन बच्चों को नहीं बचा पाई, और इमोशनल होकर रोने लगती है। ये सारी बातें सुनकर नायंग भी शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शमन वूवॉन को बताता है कि उसने अपना कर्ज तेही को कैसे ट्रांसफर किया। यहाँ हमें पता चलता है कि तेही कुछ दिनों पहले अपने भाई की आत्मा की शांति कराने शमन के पास गई थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शमन चाकू की नोक पर उसे मिला नंबर तेही को रिपीट करने को कहता है और ऐसा करते ही शमन के हाथ से निशान गायब हो जाता है और अगले ही पल तेही को उसकी सहेली उसके पास दिखती है जो नोचकर उसे नाखूनों के निशान देती है। शमन तेही से कहता है कि सिर्फ बच्चों की हड्डियों को ढूंढ कर उसका अंतिम संस्कार करने से सब ठीक नहीं होगा। जब तक उन बच्चों का क्रोध शांत नहीं होगा और उनकी पीड़ा खत्म नहीं होगी तब तक ये कर्ज ऐसे ही चलता रहेगा।
फिर प्रेजेंट में शमन वूवॉन से कहता है कि अगर तुम अपना कर्ज ट्रांसफर करना चाहते हो तो तुम्हें किसी ऐसे इंसान से वो नंबर खुद बुलवाना होगा जिसे उन बच्चों के बारे में पता हो। अगर वो इंसान कर्ज पर विश्वास ना करता हो फिर भी ये कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर शमन कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हें पहले से ही ये पता होगा कि तुम्हारे कारण कोई और मरने वाला है। अगले दिन वूवॉन नायंग को कॉल करके कहता है कि उसका फोन कहीं खो गया है, इसीलिए उसने नया फोन और नया नंबर लिया है। फिर वो नायंग को अपना नया नंबर लिखने को कहता है और उसे अपना नया नंबर बताने लगता है। नायंग उस नंबर को याद करने के लिए उस नंबर को रिपीट करने लगती है। तब वो नायंग से कहता है कि उसने शमन से कर्ज को ट्रांसफर करने का तरीका जान लिया है। ये सुनते ही नायंग समझ जाती है कि वूवॉन ने उसे धोखा दिया है और उससे धोखे से वो नंबर बुलवा लिया है। नायंग देखती है कि अब उसके हाथ पर नाखूनों का निशान आ जाता है, इसका मतलब अब वो कर्ज्ड हो चुकी है। फिर वूवॉन उसे सॉरी बोलकर फोन रख देता है। फिर नायंग भी शमन के पास जाकर उससे कर्ज ट्रांसफर करने का तरीका जान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नायंग को पता चलता है कि उसके लिखे आर्टिकल में कुछ चेंजेस करके चैनल ने उसे पब्लिश कर दिया है, पर उस आर्टिकल में नायंग का नाम कहीं भी नहीं होता। इससे नायंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर बॉस से मिलने फुल स्वैग में अपने ऑफिस जाती है और बॉस से पूछती है कि क्या वो पहले से ही अनाथ आश्रम के मालिक की सच्चाई जानती थी। फिर वो बॉस से ये भी पूछती है कि उसने किसके ऑर्डर पर ये सब जानते हुए भी सच्चाई को छुपाया, क्या वो भी इन सब में इन्वॉल्व है। लेकिन इस सब पर बॉस उसे कोई जवाब नहीं देती, तो बॉस की चुप्पी से नायंग को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर नायंग एक पेपर निकालती है जिस पर वही 4 डिजिट नंबर लिखा था। वो बॉस को उसे पढ़ने को कहती है, पर बॉस उसे इनकार कर देती है। फिर नायंग कहती है कि अगर वो इसे रीड कर देगी तो वो बिना कोई तमाशा किए अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहां से शांति से चली जाएगी। ये सुनकर बॉस वो नंबर रीड कर देती है। बॉस के नंबर पढ़ते ही नायंग हंसकर वहां से जाने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ से निशान गायब हो चुका है और बॉस के हाथ पर ट्रांसफर हो गया है। बॉस उस निशान को अपने हाथ पर देखकर चिल्लाने लगती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।